प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। और अब मैं सोचूं क्या करूं, तो उस ज़माने में मैंने फिर एक किताब लिखना शुरू की। उसका नाम है पंछी। वो छपी भी है किताब, बाद में छपी, लेकिन वो मैंने उस दौर में, वो जो सख्ती के दिन थे, वो लिखी। और मुझे क्या पता चला कि जो मेरे मालिक मकान है मिस्टर बैनर्जी, वो अक्सर हर संडे रविंद्रनाथ टैगोर जी के दर्शनों को जाते हैं। और साहब मेरे मन में तो टैगोर साहब के लिए इतनी इज्जत थी कि पूछिए नहीं। तो मैंने दिल में सोचा कि मैं ये किताब ले जाता हूँ, और आहिस्ता से जब टैगोर साहब नहीं देख रहे होंगे ना, तो मैं इसको उनके कदमों से लगा दूंगा और परवरदिगार इसमें बरकत डाल देगा। और अगर और अच्छी बात होगी तो उनको कहूँगा इस पे हाथ रख दीजिए, तो लगेगा कि भगवान ने इस पे हाथ रख दिए। तो इस चीज़ को लेके मैं बैनर्जी बाबू से कहा कि आप मेरा किराया 10 ही रुपये रखेंगे, 11 रुपये कर दीजिए। वो कहने लगे ऐसा तो हमने किराएदार नहीं देखा जो खुद आके कहे 11 रुपये कर दो। कहने लगे नहीं 10 ही रहने दो, बहुत छोटा रूम है, 10 भी ज़्यादा है उसके, 11 करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा फिर एक मुझ पे करम फरमाई कीजिए, एक फेवर चाहता हूँ। तो बोले क्या चाय खावे? मैंने कहा नहीं, वहाँ चाय को खाते हैं, पीते नहीं हैं। तो मैंने कहा नहीं साहब, वो तो नहीं खाऊंगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप अब जो इस संडे को जो मिलने जाएं रविंद्रनाथ टैगोर जी से, तो मुझे अपना नौकर कह के ले जाइए साथ, मुंडू की हैसियत से। तो 2 मिनट उन्होंने सोचा और उनकी बीवी ने कहा ए किदार भालो छे, एक इसको ले चलो। तो मेरी उन्होंने सिफारिश की। बैनर्जी बाबू ज़रा सख्त किस्म के आदमी थे। देख के कहा अच्छा रेडी रहना, सवेरे 7 बजे निकलेंगे। सब सवेरे रेडी हो के कंगी वंगी करके सरसों का तेल लगाया फिर मैं, और एज नौकर उनके साथ हो लिया। और जब हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के घर पर पहुँचे, मेरा दिल दहक रहा था। जैसे ही वो दरवाज़ा खुला जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर साहब बैठे हुए थे, तो मेरे तो होश उड़ गया। देखा कि जैसे जन्नत में आ गया हूँ। तो मुझे फिर थोड़ी बहुत बंगला में जानता, तो टूटी फूटी कहने लगे किस लिए आए हो? मैंने कहा मैं अभी একটা বই লিখেছি पाखी, अगर आप उस पर हाथ रख दें या यही कदम ये जो हैं यही लगा दें इस पर, तो इसकी बहुत वैल्यू हो जाएगी, इसलिए आया हूँ। तुम्हें पाखी लिखे चो? मैंने कहा जी हाँ। और जवाब नहीं है कि बच्चे की तरह मुझे देख के कहने लगे आमियों पाखी लिखे छी, सुनबे? अब लोग हैरान कि इस लड़के से ये इस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे ये इनका कोई पुराना दोस्त होता है, और उसे कह रहे हैं कि मेरी कविता तुम सुनोगे। और मैंने कहा हाँ सुनूंगा। मैंने भी सिर हिला दिया। तो जो प्रिंसेस के लिए एक नहीं गाते थे रविंद्रनाथ साहब, उन्होंने मेरे लिए गाना सुनाया, दीन गैलो अमर सोनार खांचा रोइलो ना। और फिर उन्होंने मुझे एक शेर सुनाया उसमें कि मैं एक तन्हा परिंदा एक कफस में, एक पिंजरे में था, कि एक दिन ऊपर से एक उड़ते हुए परिंदे का शैडो आ गया मेरे पिंजरे में, और मैं समझा कंपनी है, और उड़े गए लो शौकल का था सुन लो ना। उसने भी मेरी बात नहीं सुनी, वो उड़ के चला गया। सब खुद ब खुद मेरे हाथ उनके कदमों पे गए और मैंने हाथ जोड़ दिए। और कहने लगे और क्या करते हो? मैंने कहा जी पेंटर हूँ। बोले मेरा स्केच बनाते हो? तो मैंने उसी किताब पे साहब एक उनका स्केच बनाया, उन्हें मेरे हाथ से लिया, उस पर लिखा ब्लेसिंग्स और रविंद्रनाथ टैगोर। वो मेरे पास सबसे बड़ी ट्रॉफी है, ये मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है, मेरे पास है आज भी, जो मैंने इतना संभाल के रखा हुआ है। उन्होंने वो दस्तखत कर दिए। और मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये एक बहुत बड़ा दिन आया था जब ये वाक़या हुआ। और फिर देखिए तकदीर कैसे बदलती है कि फिर मुझे देवकी बोस साहब मिल गए और कहने लगे देखो मैंने भी छोड़ दिया है वो खेमका की कंपनी को, मैंने भी छोड़ दिया है, एंड आई एम गोइंग बैक अगेन टू न्यू थिएटर्स। अभी तुम एक काम करो, फोटोग्राफी का तो तुम्हारे मुझे अंदाज़ा हो गया, लेकिन पेंटिंग तो तुम्हारी दिखती है ना कि तुम बना लेते हो, तुम चाहो तो मैं तुम्हें पोस्टर पेंटर वहाँ रखवा दूँ। मैंने कहा बड़ा कल्याण होगा, नौकरी बहुत ज़रूरी है, मेरे पास नहीं है, मुझे काम मिल जाएगा, घर पैसे भेजने होते हैं। तो बोले देखो 60 रुपये से ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलेगी। पता नहीं क्यों 60 रुपये ही मेरे नाम पे आते थे। मैंने कहा साहब बहुत है, आप 60 रुपये का ही काम कर दो। तो देवकी बोस ने कहा अच्छा तुम कल आना, मैंने बात की है जो प्रोडक्शन मैनेजर है और जो वहाँ नौकरी देता है, और तुम्हें एज पोस्टर पेंटर लगा देंगे, लेकिन तुम मेरे साथ रहोगे क्योंकि मुझे तुम्हारी बातें बहुत पसंद है।
और तुम्हें शौक है, सीखोगे भी। तो आफ्टर द अर्थक्वेक में अब मैं एक छोटा एक्टर भी हो गया और पोस्टर वोस्टर भी बनाने लगा और देवकी बोस साहब को हंसाता भी रहा। और इतने में वो मौका आ गया कि देवदास बंगाली में बहुत हिट हो गया और सब ने ये मशवरा दिया। अब पृथ्वीराज फिर वहाँ थे, पृथ्वी से और सैगल से मेरी बड़ी दोस्ती थी और मैंने इसका जिक्र भी किया था सैगल साहब से कि देखो मैं गीत लिखता हूँ, तो उसने कहा ज़रा मुझे सुनाओ। तो मैंने पंछी में से उनको वो गीत सुनाया कि पंछी काहे हो तू दास, तोड़ दो मन की आस, देख घटाएं आई हैं वो, देख संदेशा लाई हैं वो, अरे पिंजरा लेके उड़ जा रे पंछी जा साजन के पास। दूसरा अंतरा भी बहुत अच्छा था, उठ और उठ के आग लगा दे, फूंक दे पिंजरा पंख जला दे, राख बगूला बन के तेरी पहुँचे उनके पास। तो उसने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है, ये तो मुझे दे दे और मैं इसको रिकॉर्ड कराऊंगा और तुम्हें इसके पैसे मिलेंगे और आप हैरान होंगे। उसने कहा कल मिलेंगे। और दूसरे दिन उन्होंने एक मुझे रसीद दी और एक 5 रुपए का नोट दिया। बोले 5 रुपए गाना तुम्हें मिला है, हिंदुस्तान कंपनी जो है रिकॉर्डिंग कंपनी, उधर मैंने बात की थी। मैंने कहा बहुत है, आप और भी गाने लो ना मुझसे। कहने का अच्छा और भी लाना। दूसरे दिन मैं 20 गाने ले गया। उसने कहा नहीं इतने नहीं खरीद सकते हम, 2-1 चलेंगे। तो 2-1 उन्होंने लिए, बाकी तो रिजेक्ट कर दिए। लेकिन मुझे 5 रुपए गाना मिला, मैं खुश। उफ, मैं कहूँ कि मैं इस काबिल हो गया हूँ कि एक गाने के मुझे 5 रुपए मिलने लगे। बहुत ही खुश था सैगल साहब की मेहरबानी से। और अब जब ये देवदास बनने का मौका आया तो फिर सरकार साहब को मैं याद आया और उन्होंने कहा कि इस डायलॉग और गीत लिरिक्स जो है वो एक दीवाना है इस कंपनी में, एक पगला, वो जो को रंग मंग करता है, वो मुझे एक दिन गाड़ी में मिला था, वो मुझे पढ़ा लिखा लगता है, मैं उसको देना चाहता हूँ। सब ने कहा लुटिया डूब जाएगी। उनके कहने पे उन्होंने कहा कोई हर्ज नहीं, ट्राई तो करने दो। मुझे बुलाया गया और कहा कि ये शरद चंद्र का ये जो नावल है ये इसके तुम मुकालमे और गाने लिखोगे। और सैगल ने मुझे कहा हाँ कर दे, हाँ कर दे, मैं हूँ ना, क्योंकि सैगल उसमें देवदास कर रहे थे। तो मैंने उनके जोर पे कहा जी हाँ मैं लिखूँगा। तो उन्होंने कहा फिक्र नहीं कर, तुम्हें इसके 100-150 रुपया और भी मिलेगा। अरे 100-150 रुपया साहब, 5 रुपये मिलते थे गाने के, यहाँ 100 रुपया मिलेगा। तो मैंने हाँ कर दी और मैं पहला शख्स हूँ मेरा ख्याल है जिसने ट्रेंड ऑफ डायलॉग राइटिंग फॉर द स्क्रीन बदला। क्योंकि मेरे वक्त से पहले जो मुंशी लोग लिखा करते थे वो बड़ी रेटोरिक और फ्लावरी ज़बान लिखते थे। आगा आशिर साहब भी यही लिखते थे कि दरख्तों से पूछा, दरख्तों के पत्तों से पूछा, हवा से पूछा, हवा के झोंकों से पूछा, समंदर से पूछा, समंदर की लहरों से पूछा, और तब जाके बतलाते थे क्या पूछा। लेकिन मैंने तो आके सीधा ही लिखा कि देवदास तुम औरों की तरह क्यों हो गए। तो सब ने कहा इसको तो लिखना ही नहीं आता। लेकिन आफरी सरकार साहब पे, उसने कहा जितना उसको आता तुम किसी को नहीं आता, ही इज़ गोइंग टू चेंज द होल ट्रेंड, उसको करने दो। और सब मैंने वो फिर देवदास अपने रंग में लिखा और कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छा लिखा। और यहाँ तक जुर्रत की कि एक जुमला था मशहूर शरद चंद्र चैटर्जी का, वो भी बदल दिया। वो चंद्रा बड़े भोलेपन में कहती है, वो वल्गैरिटी एज पे है, लेकिन मैंने उसे किस तरह से संभाला। उन्होंने कुछ लिखा हुआ था, वो चंद्रा उसे भोले भाले देवदास से कहती है कि चुन्नी मेरी दलाली करने आया था। और ये भोला भाला देवदास पूछता काहे की दलाली। तो शरद चंद्र ने तो लिखा था झूठ की दलाली करने आया था। मैंने कहा नहीं साहब, गेहूं की दलाली करने आया था। और मेरा वो गेहूं लिखना, जब ये पिक्चर रिलीज़ हुई है तो यूपी और दिल्ली और ऊपर के लोगों ने तो मुझे कहा कि कुर्बान जाओ इस राइटर पे, ये क्या कह गया है। और बहुत बढ़िया बात कह गया था मैं, वो मेरा बड़ा नाम हुआ। लेकिन उसके साथ मेरी पेशी भी हुई, मुझे बुलाया गया दूसरे दिन। अभी पिक्चर रिलीज़ नहीं हुई, अभी तो उसकी बनी रही थी, ट्रायल हो रही थी। पता चला कि एक लड़के ने इतनी जुर्रत की है कि मेरा डायलॉग बदला है। तो शरद चंद्र जी ने देवकी बोस के घर में थे बैठे हुए, तो कहा कि तुम ही वो छेले जिसने मेरा लिखा हुआ बदला। मैंने कहा जी हाँ, आपकी खातिर बदला, अपनी खातिर नहीं बदला। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मैं उस टीम का एक प्लेयर हूँ जिसको जीतना ही जीतना है। भले मुझे चोट आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं ईमानदारी से खेलता हूँ। मैंने इसको इम्प्रूव किया, तो मुझ पे इम्प्रूव करने वाले हो। मैंने कहा आप सुन लो। मैंने उनको जब सुनाया तो सुभान अल्लाह, ग्रेट पीपल आर ग्रेट पीपल। बजाय इसके कि वो नाराज़ हो, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के कहा बेटे
तू बहुत बड़ी तरक्की करेगा, तूने कमाल कर दिया, तूने तो तस्वीर खींच दी है, ये कहा उन्होंने। और देवकी बोस भी बहुत खुश हुए और मेरी इज्जत रह गई। लेकिन इसके बाद जब वो हिंदी देवदास, बरवा साहब मुझ पर बहुत खुश, बहुत लाइक करने लगे मुझे। वो प्रिंस भी थे और अदीब भी थे और वो भी बड़े बामजाक थे। और जिस दिन फिर पूरा ट्रायल देखा गया हिंदी देवदास का, तो ऐसा कहना चाहिए बिजली से गिरी एक, क्योंकि सरकार साहब ने कहा कि दिस इज़ नो पिक्चर। वो जो बंगला देवदास बना था उसका ये तो पाँव की धूल के बराबर भी नहीं है, और इसमें सारा कसूर डायरेक्टर का, ये तो किसी काम का नहीं। और बहुत ही अपोलोजेटिकली बरवा साहब ने कहा कि नहीं नहीं, मैं इसमें से कुछ सीन रिटेक करूँगा। तो सरकास्टिकली सरकार साहब ने कहा, व्हाई डोंट यू रीशूट द होल डैम थिंग, इट्स माई मनी, माई फिल्म, वेस्ट इट एज मच एज यू लाइक। और ये कह के चले गए और कहने लगे कि सुनो, मैंने अभी अपने एजेंट को फ़ोन किया है, इज़ बुकिंग माई टिकट टू सिंगापुर, आई विल नॉट बी हियर व्हेन इट इज़ रिलीज। ये न्यू थिएटर का इतना नाम बना हुआ है, मैं डिफीट ले नहीं सकता। वो चले गए और उस शब्द इतना दुखी हुआ, इतना दिल दुखा बरवा साहब का कि वो बार बार यही कह जाएं कि अब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। एंड आई टुक द हिंट, और मैं उसे घर नहीं जाने दूँ, क्योंकि उनका घर लेक पे था, लेक, और लेक पानी से भरी रहती, तो बहुत से लोग वहाँ खुदकुशी कर चुके थे, मैं कहानियाँ सुन चुका था। मुझे डर कि मैं इनको जाने नहीं दूंगा। और वो दारू भी बहुत पीते थे, मैं चाहूँ आज ये दारू भी नहीं पिए, और मैं तो टी टोटलर था। मैंने ऐसे बातों बातों में कहा कि मेरी बड़ी तमन्ना है कि आप कभी पंजाबी खाना खाएं, आप आज डिनर मेरे घर पे लो। पहले वो माने नहीं, फिर मैं उनको ज़बरदस्ती ले गया। फिर मैंने उनका दिल बहलाने के लिए अपनी वो कहानियाँ सुनाई कि वक्त ने मुझे कितने कितने ज़ोर से चांटा मारा है, और मैंने हंस के कहा ये तो कुछ नहीं, मैं तुमसे स्ट्रांगर हूँ। तो उनमें बड़ी हिम्मत आ गई और कहने लगे ये बात है। मैंने कहा आप देखो तो, ही वर्क्स मिरेकल्स, ही वर्क्स वंडर्स। ये बीएन सरकार तक दुनिया नहीं है, उसके बाद भी है, आप देखो तो होता क्या है। तो उसमें कुछ हौसला हो गया था। वो पिक्चर नॉर्थ में पहले रिलीज़ की गई, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम सुपर हिट, सुपर हिट, और इसमें ऐड वन मोर सॉन्ग। और वो गाना जो है ना, दुख के अब दिन बीतत नहीं, वो उसी वक्त 2 घंटे में लिख के डालना पड़ा। एक चीज़ मैं और आपसे कहूँ कि सैगल के जितने गाने हैं देवदास में, वो सब उसकी अपनी कंपोजिशन है। वो तिमरबरन जी का हिस्सा नहीं है उसमें। वो बड़े अच्छे ऑर्केस्ट्रा बना सकते थे, लेकिन वो जो क्लासिकल रंग है ना नॉर्थ का, वो सैगल का हिस्सा है। बालम आए बसे मोरे मन में, सैगल ने खुद बनाया मेरे सामने। और जब ये इसका जिक्र आया, ये दुख के अब दिन बीतत नहीं, तो सैगल ने कहा मैं अभी इसकी ट्यून बनाता हूँ। चनाते वो मशहूर देश में एक ट्यून है, दुख के अब दिन बीतत नहीं, वो उन्होंने बनाया। ना मैं किसी का ना कोई मेरा, छाया चारों ओर अंधेरा, अब कछु सूझत नहीं, ना मैं किसी का ना कोई मेरा। वो उनको इतना पसंद आया कि वो गाते गाते उसी वक्त उनकी आंखें भर आई, और वो गाना साहब सुपर हिट हुआ। हाँ सब, तो फिर क्या हुआ कि देवदास के रिलीज़ होने के बाद मेरा नाम एज ए राइटर बहुत मशहूर हो गया था, और अब मेरी कुछ गिनती होने लगी थी। लेकिन फिर भी न्यू थिएटर वाले मुझे यही पूछते थे कि तेरा नाम जो पिक्चर पे देने का है, डायलॉग राइटिंग का, वो फेड आउट में देंगे डिज़ॉल्व में। और मैं सोचता था यार फेड आउट तो ख़राब बात है, डिज़ॉल्व में ही दो। तो वो पढ़ा ही नहीं जाता था। मेरे नाम के ऊपर किसी और का नाम हो के कुछ अजीब सा नाम बन जाता था। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को पता चल गया था कि ये आदमी कोई अच्छा लिखने वाला है। कुछ मेरे लिरिक्स बहुत पसंद आए, कुछ सैगल के जो रिकॉर्ड बाहर बिकते थे उनसे मेरा कुछ नाम हुआ, तो कुछ मेरा नाम हो गया था। और अब जो फिर देवकी बोस आए न्यू थिएटर में विद्यापति बनाने, दैट मास्टरपीस, तो उन्होंने ये आके कहा कि एज ए राइटर मुझे किदार शर्मा के सिवाय कोई नहीं चाहिए। तो मैंने इसको बहुत बड़ी इज्जत समझा कि जो आदमी कहता था तुम 5 रुपए और ज़्यादा डिज़र्व करते हो, आज वो कह रहे हैं कि वही चाहिए। तो मुझे बीएन सरकार ने कहा कि लिखोगे इसके लिए। मैंने कहा साहब आप हुक्म देंगे, मैं तो जिसके लिए कहेंगे लिखूंगा। मैं करता क्या हूँ, अभी रंग वंग तो पोतता नहीं हूँ मैं ज़रूर लिखूँगा। मैं विद्यापति के डायलॉग और लिरिक्स लिखने लगा। और उधर उन्होंने एक शर्त लगाई, शर्त मेरे लिए रखी कि देखो विद्यापति के बंगाली वर्शन में विद्यापति के ओन लिरिक्स हैं, और विद्यापति को कोई पहुंचता नहीं है उसकी पोइट्री और गीत लिखने में। तुम मेहरबानी करके जो उसने लिखा है
उसी का पैराफ्रेज करोगे, ऑलमोस्ट वही कहोगे, कोई उस्तादी इसमें नहीं तुम्हें करने देंगे। तो मैंने कहा जी हाँ, नहीं करूँगा। वो मैं लिखता रहा। एक दिन ऐसा आ गया कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम, ये गीत है जो अनुराधा गाती है राधा बन के कृष्ण के लिए, ये तुम लिखो। और जैसे ही मैं वो गीत सुना, उस पर वो विद्यापति लिख गए थे कि राधा कहती है कृष्ण से कि कछुआ धरत जब पिया रहा। तो मैंने कहा साहब मैं ये नहीं लिखूंगा, ये तोहमत है। और एक पोएट कुछ भी लिख जाए और आप बर्दाश्त करें, वो बात और है। तो जितने बंगाली थे वो सटपटा गए, बोले तुम आर यू बिगर देन विद्यापति। मैंने कहा मैंने ये नहीं कहा, आई एम डिफरेंट फ्रॉम विद्यापति, ये कहा। बोले कैन यू इम्प्रूव अपॉन इट। मैंने कहा मैं बात समझ गया हूँ, देवकी बहुत चाहते हैं कि पिक्चर चलने के लिए ये जो कानन है इसके कुछ क्लोजअप लिए जाए, उसका इंतज़ाम मैं कल कर दूंगा, कल बोलूँगा मैं क्या कर सकता हूँ, आज मुझे छुट्टी दीजिए। अंदर से मैं बहुत नाराज़ कि ये गलत बात है, ये सही नहीं है मेरी नज़र में। मैं चला गया। दूसरे दिन मैंने वही आंगन आवत जब रसिया, उन्होंने लिखा था पलटी चलत हूँ हसिया, तो मैंने दूसरे दिन ये लिख दिया कि मेरे अंगना में आए हाली, मैं चाल चलूँ मतवाली। और जिधर उन्होंने वो लिखा था, तो मैंने कहा कि मेरी अनुराधा ये कहती है कि चोली पे नजरिया जाए, मोरी चुनरी लिपट मुँह से जाए। मैंने कहा क्लोजअप भी डाल लीजिएगा, और बात भी हो गई है। और सब ने मुझे सलाम किया कि वाह, और मेरी इज्जत रह गई। और ये पहली एक लड़ाई मेरी उसमें हुई, वो बात सरकार साहब तक पहुंची और वो खुश हुए होंगे शायद। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ तरीका क्या था कि जब कोई भी पिक्चर बनती थी तो उसका बंगाली वर्शन पहले शूट करते थे, ताकि हिंदी वर्शन वाले देख लें कि ये कैसे करना है, ताकि उनको इबरत हासिल हो छोटू से। तो हमेशा वो पहला शॉट बंगाली होता था, फिर हिंदी होता था। तो एक सीन ऐसा था कि विद्यापति के दौरान में उसकी शूटिंग में वो जो किंग थे, बादशाह, जिनकी बीवी विद्यापति को प्यार करती थी, वो ट्रायंगल तो बनी गई थी। उसने एक दिन पता चला कि जहर खा ली है और वो मंदिर में मरने को चली गई है। तो चूंकि किंग अपनी बीवी को बेपनाह प्यार करता था, इसलिए उसको बचाना चाहिए था ना उसको। अगर किसी से ये कहा जाए तुम्हारी बीवी शी हैज़ टेकन पॉइजन, तो ही जस्ट कांट रिसाइट पोएम गन से कि फ्रेलिटी दाई नेम इज वोमन, वो तो गलत बात है ना। लेकिन उन्होंने बंगला में वही शुरू किया, फ्रेलिटी दाई नेम इज वोमन एटसेट्रा एटसेट्रा। वो बंगाली किंग कोई 20 मिनट तक डायलॉग बोलता रहा और फिर बोला कि वो किधर है, बोले मंदिर में गई है। तो उन्होंने मंदिर का रुख किया, हम सुनते रहे, हमने कुछ नहीं कहा। पृथ्वी का जब टर्न आया तो उसने कहा बोलिए साहब क्या बोलने का है। तो मैंने तो 2 डायलॉग दिए कि ये अनर्थ हुआ है, उसकी जान बचानी चाहिए, मैं जाता हूँ उधर, कुछ ऐसा था। तो जब पृथ्वी ने ये कहा तो सब हंसे जोर से, बोले ये शॉट किया है, छी, वो देखो दुर्गा बनर्जी कितना असर करके गया, इससे तो कुछ बोला नहीं गया। और देवकी बोस ने पृथ्वी को बुला के कहा कि इतनी बात कही तुमने, क्या हो गया तुमको, भूल गया डायलॉग कि केदार ने दिए नहीं। उसने कहा जी केदार ने दिए नहीं। तो साहब केदार साहब को बुलाया गया, तुमने डायलॉग क्यों नहीं दिया। मैंने कहा जितने ज़रूरी थे वो दिए। बोले देखा तुमने दुर्गा बनर्जी क्या बोला। मैंने कहा जी उसकी बीवी अपनी थोड़ी थी, वो तो नाटक की बीवी थी, इसकी अपनी है, ही फील्स इट एंड ही कैन नॉट गो ऑन लेक्चरिंग व्हेन अ पर्सन इज डाइंग। तुम मुझसे ज़्यादा समझते हो। मैंने कहा देखिए जी, फिर वही बात है, मैं टीम का एक प्लेयर हूँ। हिंदी वर्शन के लिए मैं मंगला में कुछ नहीं बोला, आप रखो जो चाहे रखो, लेकिन हिंदी में मैं जो मेरे मुल्क वालों को पसंद है वही रखूँगा, और वो वफादारी से, मेरा उसमें कोई नहीं है। सब उन्होंने शूटिंग बंद कर दी, मुझ पर बहुत बड़ा बहुत है, और शूटिंग बंद कराना बहुत बड़ा जुर्म है। सब शूटिंग बंद हो गई। शाम को फिर जब सरकार साहब की वो महफिल लगी, और तो सबसे पहले यही सवाल हुआ कि उसको सिर पे चढ़ा दिया आपने, इतना सिर चढ़ा दिया केदार शर्मा को कि आज उसने शूटिंग बंद करा दी है। और कहने लगे कि क्यों बंद करा दी है साहब। कहने लगे आप उसको बुला के पूछिए, उसने ये कहा कि ये उसकी बीवी मर रही है और उसकी वो बीवी किराए की होगी, इसकी तो असली है हिंदी वाले की, इसलिए ये नहीं बोलेगा, तो आप उसको बुलाइए। सरकार साहब ने कहा नहीं, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा, उसने जो किया ठीक किया। फिर नाराज़ हो गए सब मुझसे। अब मुझे ये समझ में आ गया कि डायरेक्टर से बढ़ के कोई चीज़ है नहीं, और बगैर डायरेक्टर बने काम नहीं चलेगा। जैसे ही उस दिन की शूटिंग ख़त्म हुई, दूसरे दिन मैंने रिज़ाइन कर दिया। 200 रुपया महीना बहुत था, कोई काम नहीं था, कोई मुझे लेने वाला नहीं था, लेकिन तय कर लिया कि अब आज से मैं डायरेक्टर हूँ। देवकी बोस से कह दिया अब मैं डायरेक्टर हूँ,
और बोर्ड लगा दिया खुद ही लिख के घर पे, डायरेक्टर केदार शर्मा, और नौकरी छोड़ दी साहब और घर आ गए। तो वक्त कैसे गुजरे, काम तो मुझे कुछ दे नहीं रहा था। जब तक मैं राइटर था तो कुछ ना कुछ काम मिलता था, वो डायरेक्टर लिखने थे तो और भी कोई नज़दीक नहीं आता था, और डायरेक्शन तो मैंने कोई की भी नहीं थी, सिर्फ बोर्ड लगा हुआ था। तो उन दिनों पे फिर मैं अपने ही लिखे हुए जो गाने थे कुछ जो बहुत मशहूर हुए थे और जो वक्त निकालना था, उनके रिकॉर्ड बजाया करता था मैं। मेरा ख्याल आप भी सुन लीजिए। सुनो सुनो है कृष्ण काला, सुनो सुनो है कृष्ण काला, आई तुम्हारे द्वार, सुनो मेरी पुकार, अब सुन ले बांसुरी वाला, सुनो सुनो है कृष्ण काला। हमरा पकड़े हम हंस हंस उनसे झगड़े, जब आंचल हमरा पकड़े हम हंस हंस उनसे झगड़े, चोली पे नजरिया जाए, चोली पे नजरिया जाए, मोरी चुनर लिपट मोसे जाए, हाँ हाँ चुनर लिपट मोसे जाए, अंगना में आए आली। नाम किसी का न कोई मेरा छाया चारों और अंधेरा, अब कछु सूझत नाही मोरे, अब दिन बीतत नाही दुख के, अब दिन बीतत नाही। साहब ये जो गाना था दुख के अब दिन बीतत नहीं, जब ये बजता था तो मैंने देखा कि मेरे घर के मेरी बीवी और छोटे छोटे बच्चे वो भी मेरे पास आके उसको दोहराते थे कि दुख के अब दिन बीतत नहीं, और ये इशारा था कि मैं समझूं कि मैंने इनको किस मुसीबत में डाल दिया है वो रिज़ाइन करके। और मेरी बीवी ने उस दिन मुझे कहा कि मैं समझती हूँ पृथ्वीराज आपके बड़े ही अच्छे दोस्त हैं, मैं चाहती हूँ कि एक दफ़ा, उस ज़माने में वो टेलीफोन तो होते नहीं थे ज़्यादा, वो बोली कि मैं चाहती हूँ कि कभी इत्तेफाक ऐसा हो मुझे ले चलिए, तो मैं उन्हें कहूँ कि वो आपको समझाएं कि आप जाके फिर न्यूट्रल वालों से कहिए, माफ़ी मांग लीजिए और फिर से वहीं नौकरी करे तो अच्छा है। ये सोच ही रहे थे कि इत्तेफाक से घंटी बजी और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि पृथ्वी साहब आए हैं। तो मेरी बीवी ने कहा इस वक्त भगवान से कुछ और मांगा होता, पृथ्वी जी आए हैं। तो खैर उनको अंदर बुलाया गया और पेशतर इसके कि मेरी बीवी ये कहें कि इन्होंने बड़ी गलती की है जो रिज़ाइन कर दिया। तो पृथ्वी ने मुझे कहा कि यार तुम मुझे मुबारकबाद दो, मैं बहुत अच्छा दोस्त साबित हुआ हूँ, तुमने रिज़ाइन किया था ना न्यू थिएटर से, मैंने भी कर दिया है। कोई मेरा ख्याल है इतना ग्रेट फ्रेंड नहीं होगा ये कहे कि
तुमने रिज़ाइन कर दिया, मैंने भी इसलिए कर दिया है कि वो न्यू थिएटर अब मुझे सूना लगने लगा तुम्हारे बगैर, और मैंने रिज़ाइन कर दिया है। और तुम्हारी तो छोटी सी फैमिली है, मेरे तो बहुत से लोग हैं जिनकी परवरिश मुझे करने की है, और कलकत्ते में तो मुझे कोई एक्टर लेगा नहीं अभी। सबसे बड़ा स्टूडियो तो यही था, यहाँ से तो मैंने इनकार कर दिया। और मैं ये सोचता हूँ कि बम्बई में कभी मैं वहाँ दिन गुजार चुका हूँ, वहाँ के लोग मुझे पहचानते हैं, तो मैंने बम्बई का टिकट कटवा लिया है और मैं कुछ दिनों में वहाँ चला जाऊँगा। तो मेरी आंखों में पानी आ गया। मैंने कहा मैं तो बेवकूफ़ हूँ, आपने ये क्यों किया? कहने के नहीं, बेवकूफ़ी नहीं की, तुमने जो बात कही थी वो सही थी, क्योंकि उन्होंने मेरी खिल्ली भी तो उड़ाई थी कि मैंने एज ए किंग कुछ नहीं किया, मुझे एक्टिंग नहीं आती। तो मुझे भी वो बात नागवार गुजरी। वो खामखा में अपने वर्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। और आबरू से बड़ी तो कोई चीज़ है नहीं, रही रोटी वो देगा। वो मैं बम्बई जा रहा हूँ, और मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे ख़त लिखना, मैं वहाँ से तुम्हें ख़त लिखूँगा। पृथ्वीराज ये कह के चले गए, एक ढारस सी बंधी। और फिर मुझे ये ख्याल हुआ कि कोई हर्ज नहीं, कुछ इम्तिहान लेने के बाद वो परवरदिगार कुछ ना कुछ कर दिया करता है। लेकिन नहीं साहब, ट्रबल नेवर कम अलोन। फिर इस दौरान में मेरा बच्चा छोटा बीमार हो गया, बहुत ज़ोर का उसे बुखार आया। और पहले तो चूँकि घर में पैसे नहीं थे, पहले तो हम खुद ही इलाज वाज करते रहे। फिर मेरी बीवी ने कहा किसी डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। मैंने सोचा कि मैं ये काम करता हूँ कि इस बच्चे को कंबल वंबल में लपेट के मैं खुद ही से डॉक्टर साहब के पास ले चलता हूँ, और वो रास्ता रोड के ब्रिज के करीब ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, और पैसे भी बचेंगे, क्योंकि रिक्शा विक्शा लूँ तो भी कुछ पैसे उसे देने पड़ेंगे, मैं खुद ही ले जाता हूँ। और मैंने बच्चे को उसी तरह से लपेटा और लेके नीचे गया ही था कि बड़े ज़ोर से बारिश आ गई। अब मैं कोई 4 कदम गया हूँगा, मेरी समझ में नहीं आया अब क्या करूँ। बच्चे को बुखार और बड़े ज़ोर से बारिश आ गई, और कोई पनाह के लिए जगह नहीं है, ना कोई वहाँ दरख्त, ना कोई घर जिसके मैं कुछ पनाह ले सकूँ। और मैं कुछ घबरा सा गया कि इतने में मैंने देखा कि न्यू थिएटर का एक ट्रक आ रहा है जो ब्रिज की तरफ जा रहा था। और चूँकि मैं उनका पुराना मुलाजिम था, मैंने हाथ दिखा के वो ट्रक वाले से कहा कि भैया ज़रा मुझे ब्रिज तक छोड़ देना। तो उसने कहा कि नहीं साहब, आपने तो न्यू थिएटर छोड़ दिया हुआ है, अब हम आपको ट्रक में नहीं बिठा सकते, आप जानो और चलते चलते जिधर जाना है जाइए, मेरी नौकरी का सवाल है, मैं आपको लिफ्ट नहीं दे सकता। तो वो बात मुझे बहुत ही नागवार गुजरी, लेकिन क्या करता, मैं दिल में सोचा कि वापस आ जाऊं, कि फिर थोड़ी देर में बारिश थम गई और मैं वो डॉक्टर साहब के पास ले गया। उन्होंने कहा कि इसे मलेरिया हो गया है, मैं दवा देता हूं, ये ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। और दवा लेके मैं वापस आ गया, और मैंने देखा कि घर में सब बहुत परेशान थे, और सब मुझे ये समझाना चाहते थे कि तुम्हारी एक बेवकूफ़ी से कितनी जानें तकलीफ़ में आ गई हैं। कि तब मैंने फिर परवरदिगार को याद किया, वही नात तैने गज के बन छुड़ाए, अब तो मेरी कोई सहायता कीजिए। इतने में घंटी बजी फिर। अब मुझे ये डर था कि पृथ्वी तो मुझे मिल के चला गया और कोई मुझे मिलने वाला है नहीं। तो इस मकान का किराया 3-4 महीने का हो गया जो मैंने नहीं दिया। तो ये मालिक मकान ने अपने बेटे को भेजा है, तो वो तकादा वादा करेगा, बच्चा बीमार है, वो कहेगा कुछ दे दो, तो मुश्किल हो जाएगी, जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो भी ले जाएगा। वो बेचारी गई और जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि पोस्टमैन खड़ा है बाहर, और उसने कहा कि साहब हैं घर में। तो वो घबरा गई कि कोई नोटिस आया है कि क्या है। उसने कहा ठहरो। वो फिर मेरे पास आई और बोली कि पोस्टमैन आया, वो कोई रजिस्टर चिट्ठी लाया। तो मैं सोचा पता नहीं मुझे नोटिस भेजा है कुछ न्यू थिएटर वालों ने कि क्या है, लेकिन किराए की बात तो नहीं है, कुछ देना तो है नहीं, लेना ही है ना, भले नोटिस ही है, कुछ मिलेगा तो मैं डरते डरते वहाँ गया और पोस्टमैन से कहा क्या? उसने कहा ये बम्बई से एक ख़त है आपका, आप इस पर दस्तखत करो और ये ले लो। वो मैंने वो रजिस्टर लिफाफा लिया, मेरी बात समझ में नहीं आया कि ये क्या है। बहरहाल मैंने उसको खोला तो मैं तो अचंभे में रह गया। वो मैंने कल कहा था ना आपसे कि गॉड इज़ ए विस्पर अवे, आप एक दफ़ा उसे कहिए तो कि मैं तकलीफ़ में हूँ, वो तो 1 मिनट में आपकी तकलीफ़ों को रद्द करता है। सब जैसे ही मैंने खोला उसमें 7,500 रुपये का ड्राफ्ट था, और वो रंजीत फिल्म कंपनी ने मुझे चंदूलाल शाह ने भेजा था। वो इसलिए कि किसी ज़माने में मैं तो भूल गया था, इज़रा मीर साहब एक दफ़ा मेरे घर पे आए थे, वो बोले कि मुझे कोई ऐसी कहानी चाहिए जो बड़ी
दिल को पकड़ ले। तो मैं कहानियाँ लिखा करता था, मैंने उनको एक रिक्शा वाले की कहानी सुना दी थी, मैं भूल गया हुआ था उस बात को, उनको याद रही, उन्होंने कहीं चंदूलाल को सुनाई। चंदूलाल ने कहा इट्स अ ग्रेट स्टोरी, इसके राइट लो। तो उसने कहा ये तो केदार शर्मा के हैं। वो बोला वो तो बहुत बड़ा राइटर है न्यू थिएटर का। तो उसने कहा ये उसके घर का पता है, न्यू थिएटर पे ख़त नहीं लिखो, वहाँ लिखो। उसने कहा ख़त क्या लिखना है, ड्राफ्ट भेजो ना, पैसा एक ऐसी चीज़ है। उस ज़माने में बड़ी से बड़ी कीमत एक राइटर को 5,000 रुपये मिलती थी, और मुझे तो 7,500 का ड्राफ्ट भेज दिया उन्होंने। सब वो 7,500 के ड्राफ्ट से बीमार बच्चा भी उठ के उसको देखने लग गया। यानी यूँ देखिए कि वो सब के सब में हीरो हो गया 1 मिनट में, कि सब आपको 7,500 रुपये मिल जाता है। और उसी वक्त तय हुआ कि अब तो 3 गाड़ियाँ खरीद लो, 2,500 रुपये में एक कार आती है। उसने हमें लिफ्ट नहीं दी थी वो ट्रक वाले ने। तो अब यही करना चाहिए। तो मैंने सबसे कहा कि ठहरो, कुछ कर्जे हैं मुझ पे, मैं वो उतार लूँ, और अभी पैसे रहने देते हैं, पता नहीं वक्त और क्या इम्तिहान ले, थोड़े दिन और इंतज़ार करो। बहरहाल हम उस दिन बहुत खुश हुए, और उसके कर्म का जवाब नहीं है कि दूसरे दिन फिर घंटी बजी। तो मेरी बीवी ने कहा कि शायद मेरा ख्याल है कोई और गुड न्यूज़ आई है। मैंने कहा तेरे मुंह में घी शक्कर, देखते हैं कौन सी न्यूज़ आई है। और साहब सचमुच गुड न्यूज़ ये आई कि एक नई कंपनी शुरू हुई थी, फिल्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और उनको कहीं पता चला, उनकी एक पिक्चर तुम्हारी याद आएगी वो बना रहे थे। उनके एक बंगाली डायरेक्टर थे कोई मिस्टर सेन, उनकी बीवी वो ब्रिटिशर थी। तो वो बीवी उनसे नाराज़ हो के विलायत चली गई। तो उनको ये ख्याल हुआ कि मैं कहीं बीवी से हाथ नहीं धो बैठूं, नौकरी तो कभी भी मिल जाएगी। तो बगैर कुछ कहे वो भी चले गए, और अब उसको डायरेक्ट करने वाला कोई नहीं था, कोई तैयार नहीं था। तो एक आदमी जिसका बोर्ड लगा हुआ था, जैसे वो होता है ना कि एक तो बहुत बड़े जूते बनाने वाले होते हैं, एक चमार बेचारा बैठता है सड़क पे, तो छोटा मोटा काम कर देता है। तो बोले ये साहब छोटा मोटा काम कर देंगे। मैंने कहा जी हाँ ज़रूर करूँगा, काम डायरेक्शन है, करने की है। तो मैं सोचा एंट्री तो होएगी, फिर बात बन जाएगी आगे। और उसका भी उन्होंने कहा कि देखिए हम आपको 1,500 रुपये दे देंगे बाकी की फिल्म करने का। मैं समझा बहुत है, 200 रुपये वहाँ मिलता था, ये 1,500 रुपये है, तो कुछ 7-8 महीने की तनख्वाह तो मिल गई ना। फिर देखा जाएगा, हाँ फिर देखा जाएगा, हाँ फिर देखा जाएगा।